आज के समय को यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आसान से आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3/2 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त है। इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। यानी इसमें आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का एलसीएम आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट में पूछा है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये फ्रैक्शन के रूप में दिख रहे हैं, ये कैसे फ्रैक्शन के रूप में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है और भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है। तो आप यहां से लिख लीजिए, वैसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। भिन्नों का एलसीएम, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि भिन्नों का एलसीएम, तो भिन्नों का एलसीएम बराबर होता क्या है, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ होता है, हरों का एचसीएफ, कि ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक होता है भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यानी आप इस फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि आपसे भिन्नों का एलसीएम, तो भिन्नों के एलसीएम बराबर हम क्या करेंगे, अंशों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी जो पूछा जाएगा अंश का हम वही करेंगे, बाकी नीचे जो है उसका अल्टरनेट कर देनी, एचसीएफ निकालें। आप इसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, अगर एलसीएम पूछे तो आप क्या करें, अंशों का एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे वो उसका क्या कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसे याद रख सकते हैं। ये तो फार्मूला मैंने आपको लिखा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए अंश आपका ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या आपका हर है, तो हमको क्या करना, अंशों का एलसीएम निकालना। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 3 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए 2 है और ये 4 है, तो इन दोनों का एचसीएफ आपसे पूछा है। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इन दोनों को देखिए 2 डिवाइड कर, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3/2। लेकिन आंसर देखिए यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया है, आंसर फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया, पूर्णांक के रूप में दिया, ठीक है। आंसर किस में दिए हैं सर, पूर्णांक के रूप में दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 को हम दर्शा देंगे। आंसर किसको दर्शाएंगे, 3 को दर्शाएंगे। क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया है। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया तो पूर्णांक के रूप में दिया, तो हम क्या करेंगे, 3 को ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही। वैसे इसका करेक्ट आंसर ये है, लेकिन आंसर फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, तब आप 3 को लेंगे, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48, यानी क्या दिया आपको, सिरों की संख्या, ठीक है। सिरों की संख्या कितना है, 48 है। तो मुर्गियों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा है, मुर्गियों की कुल कितनी संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पैरों की संख्या दी है ना, आप यहां से लिख लीजिए, जो सबसे पहले दिया आप लिख लीजिए, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना दी गई है, 140 दी गई। फिर क्या दिया आपको, सिरों की संख्या या मस्तकों की संख्या कितना दी गई, आप लिख लीजिए, सिरों की संख्या कितना है, 48। देखिए हमको क्या कहा, अगर कोई स्थान है, इस स्थान पर कुछ मुर्गियां हैं और कुछ क्या गाय है। जब इनके सिर गिने गए तो कितना मिल गए, सभी के जब सिर मैंने ऊपर से देखा तो कितने सिर मिले, 48। जब नीचे सभी के पैर जब काउंटिंग किया गया तो पैर कितने मिल गए, 140 में। तो प्रश्न ये पूछा है कि इस स्थान पर कितनी मुर्गियां हैं, इस स्थान पर कितनी मुर्गियां, इसमें आपसे ये जानना चाह रहे हैं। कैसे बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछा है ना, तो जो पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट करेंगे।
ठीक है, अल्टरनेट करेंगे। यानी मुर्गियों की संख्या पूछा, हम लोग मान लीजिए जितने सिर है सभी को हम लोग क्या मान ले, गाय। सभी को हम लोग क्या मान ले, गाय। मैंने क्या बताया, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अगर मुर्गियों की संख्या पूछ रहे तो हम क्या करें, जितने भी सिर है इन सभी को क्या करेंगे, गाय बना लें। और हमको ये पता है कि एक गाय के 4 पैर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरों की संख्या ना, आपको क्या करना है, इसको भी पैरों की संख्या में कन्वर्ट करना। एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो करना है कि आप इसमें क्या करिए, अब 48 गाय हो गई ना, इसमें 4 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 8 32, 4 चौको 16 और ये कितना हो गया, 19। देखिए अब ये भी पैर मिल गया और ये भी पैर मिल गया। तो करना क्या, आपको पैरों की संख्या का अंतर करें। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 50। अंतर करने के बाद करिएगा आप आधा कर लेंगे। अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 26। ये आपका आंसर आ गया। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इतनी मुर्गियां, ठीक है, उस स्थान पर कितनी मुर्गियां हैं, 26 मुर्गियां। ये इसका आंसर। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि इसमें मैंने क्या बताया। सबसे पहले क्या करें, आप सिरों पैरों की संख्या लिखेंगे, पैरों की संख्या 140। फिर इसके बाद क्या करना, आपको सिरों की संख्या आप लिख लें। फिर मैंने क्या बताया, जो क्वेश्चन पूछेगा हम क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट करेंगे। अगर मुर्गियों की संख्या पूछा तो हम क्या करें, सभी को गाय बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सिर दिख रहे हैं इन सभी को क्या कर ले, गाय बना लेंगे। अब हमको ये पता है कि एक गाय के 4 पैर होते हैं, 48 गाय हो गई, तो 48 के कितने हो जाएंगे, कितने पैर हो जाएंगे, इतने पैर हो जाएंगे। अब ये भी पैरों की संख्या, ये भी पैरों की संख्या, दोनों का अंतर करके आधा कर लिया, अब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम 462 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब देखिए कहा क्या, दो संख्याएं जिनके बीच का रेशियो आपको दे दिया, संख्याओं के बीच का रेशियो आपको दे दिया और दोनों संख्याओं का यदि आपको एलसीएम दिया है तो पूछा कि आपसे इनका एचसीएफ क्या होगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया आप लिख लेंगे, ठीक है, दोनों संख्याएं इतने के अनुपात में है और ये क्या दिया आपको, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना, ये 462 और पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा। तो करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल करके इसमें भाग दे, क्या आ जाएगा, आंसर। जब इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 6 गुणे 11 कर सकते हैं या 11 छक्का 66 कर सकते हैं। इस एलसीएम से इस एलसीएम में भाग दे दीजिए तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। अगर आपको करना है कि 6 गुणे 11 इससे भाग, 11 से भाग दो, 11 चौको 44, तो इधर के 11 दूना 22, इससे डिवाइड कर दो, 6 7 42। ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी एचसीएफ आपको पता चल गया, एचसीएफ कितना है, 7। तो डी ऑप्शन किसका मैच है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 65 और 117 का मसर इतना है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया क्वेश्चन में, इतना के रूप में दर्शाने योग्य है, तो यम का मान है, इसमें आपसे ये पूछे, यानी यम के स्थान पे कौन सी वैल्यू होगी, इसमें आपसे ये पूछे। सबसे पहले ये देखिए इन दोनों का क्या दिया, ये एचसीएफ दिया, क्या दिया गया, मासापा दिया गया, ठीक है। तो करना क्या, अगर ये इन दोनों के एचसीएफ है तो आपको यहां से क्या करना, इन दोनों का एचसीएफ निकालना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, देखिए 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना मिल गया मुझे, 13 मिल गया। इन दोनों का एचसीएफ कितना मिल गया, 13 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन कितना दिया, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है, तो कह सकते हैं एचसीएफ ये भी है और एचसीएफ ये भी है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहां से कर लीजिए 65m माइनस 117। अब ये जाएगा दूसरे पक्ष में, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में, लेकिन दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130। अगर 65 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, 65 गुना कितनी, ये 2 बार में कट जाएगा। तो
m इक्वल टू कितना पता चल गया 2, m इक्वल टू कितना पता चल गया 2, ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा गया, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 और उनका एलसीएम 1989 है, यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, पहली संख्या आप यहां से लिखिए, पहली संख्या इंटू सेकेंड यानी दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या पता है, एलसीएम एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, ये दोनों कॉमन पता है और उनमें से एक संख्या भी पता है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछे, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से कर लिए, पहली संख्या कितनी दी गई 117 और दूसरी संख्या हमसे पूछा तो हम इसको इसी तरह से छोड़ दे, सेकेंड नंबर पूछा। एलसीएम कितना दिया गया 198 और एचसीएफ कितना दिया गया है 13 दिया गया। अब देखिए अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 13 9 कितना होता है 117 और 9 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो गया, एक इधर गया 9 दूना 18 फिर 9 1 का। सेकेंड नंबर कितना पता चल गया मुझे 221, सेकेंड नंबर कितना पता चल गया 221, ये इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन किसका, ये भी क्वेश्चन की यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया है, ये क्या दिया आपको एचसीएफ दिया गया है। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया, क्रम से कितना दिया गया है 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल कितना दिया गया 60 है तो इनमें एक संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः आपको दे दिया गया और दोनों संख्याओं का योग भी दिया है, तो पूछा क्या है उनमें से एक संख्या होगी, आपसे ये पूछा है, इनमें से एक संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में आप वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है, एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। तो करना है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करें आप एचसीएफ से भाग। एलसीएम कितना दिया गया 72 दिया गया और एचसीएफ कितना दिया गया है 12 दिया गया। तो मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम में एचसीएफ से सदैव भाग चली जाती है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 12 6 72, कितनी बार भाग जाएगी 6 बार। अब इसका क्या करना, आपको सहभाज्य फैक्टर करना है, 6 का क्या करना है आपको सहभाज्य फैक्टर करना है। और सहभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका महत्तम कितना हो 1। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर ऐसे करेंगे 2 3 करेंगे, 1 और 6 नहीं करेंगे। ठीक है, 1 और 6 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, जिनका महत्तम कितना 1 आप ऐसे करेंगे, वैसे तो इनका भी महत्तम 1 है, लेकिन ये क्यों नहीं करेंगे, ये चीज मैंने आपको चैप्टर में पूरा कंप्लीट बताया। लेकिन यहाँ पे हम बात नहीं। अब देखिए इसका हमको क्या मिल गया, इसका फैक्टर करेंगे सहभाज्य फैक्टर करेंगे और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग 60 दिया गया। अब देखिए अगर ये योग दिया गया है तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, सहभाज्य फैक्टर करने के बाद रेशियो में दोनों को जोड़िए, कितना मिलेगा 5। रेशियो में दोनों संख्याओं का योग कितना मिला 5 मिला, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 60 दिया गया। इस योग से इस योग में क्या करिए भाग, तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 12 बार। इतना क्लियर है, भाग कितनी बार जाएगी 12 बार। अब इसके बाद क्या करना, आप इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए। अगर इसमें करेंगे तो 12 गुना 24, पहली संख्या 24 मिली और दूसरी संख्या कितना मिल जाएगी 12 में 36। ये देखिए संख्या मुझे पता चली, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इनमें से एक संख्या होगी, यानी इनमें से एक संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा।
देखिए कौन संख्या ऑप्शन में दिया गया, इन दोनों में से कौन ऑप्शन में दिया गया, मैं देख रहा हूँ 24 दिया गया, तो हम लोग क्या करें, इससे भी टिक लगाएं। अगर आंसर में ऑप्शन में 36 दिया रहता तो हम किस पे टिक लगाते, 36 पे टिक लगाते, क्योंकि पूछा है कि इनमें से एक संख्या होगी, यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या ऑप्शन में दी रहेगी। इस तरह से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे, फिर इसका सहभाज्य फैक्टर करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब इन दोनों का योग करके इस योग में भाग दे दीजिए, जितनी बार भाग जाएगी इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा डिटेल में बताया था। फिर कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा दिया है। ठीक है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको कि दो संख्याएं अंतर दिया और गुणनफल दिया है, तो पूछा कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, इन दोनों के बीच में बस बटा लगा दिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंतर और गुणनफल में क्या करिए, सिर्फ बटा लगा दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, वैल्यू मानकर आपको पूरा बताया था। यहाँ पे आपको क्या करो, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, यानी इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। आज की बात आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। 5/36 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका, मैच का। ये क्वेश्चन की यूपी टेट 2017 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या की 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी कोई संख्या रही होगी, हम लोग मान लें कितने x है, अब इसका क्या गया 3/4, फिर का मतलब क्या होता है, गुणा, फिर उसका 2/3 किया गया, उसको सॉल्व करने के बाद उसका मान किसके बराबर मिल रहा है, 24 के बराबर मिला है। फिर पूछा कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा, इसमें आपसे ये, तो सबसे पहले क्या करें, संख्या पता करें, यानी x का मान पता करें। हम लोग मान ले मानक संख्या कितनी, x, संख्या के 3/4, अब इसका क्या करिए, 3/4 आप कर लीजिए। अब यहाँ पे जो कहा लिखा है इसका मतलब क्या होता है, गुणा, 2 बटा कितना हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान किसके बराबर मिल रहा है, 24 के बराबर मिल रहा है, 24 के इक्वल मिल रहा है। अब करिएगा आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना। ये देखिए 6 मिल गया, ये 6 चौको कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। अब इन सभी का गुणा कर लीजिए, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 चौको 16, 16 या 48, इन सभी का आपस में गुणा करना तो 48 में। अब देखिए संख्या मुझे पता चली, तो पूछा क्या, संख्या का 1/4 पूछा, उस संख्या का 1/4। अब इसका क्या करें, 1/4 आप निकाल, 4 एकदम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8, ये इसका आंसर, यानी उस संख्या का 1/4 कितना होगा, 12। बी ऑप्शन किसका मैच है। ये भी क्वेश्चन के यूपी टेट में पूछा गया 2017। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अंग्रेजी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण यानी पास, जबकि दोनों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए अंग्रेजी का पेपर हो रहा, 2 पेपर हो रहा, पहले पेपर में कितने पास हो रहे हैं, ये 75% पास हो, और द्वितीय में कितने पास हो रहे हैं, 55% पास हो रहे, और दोनों मिलाकर 35% क्या हो गए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो पूछा क्या, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण है, यानी कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। ठीक है, जो सबसे फास्ट तरीका है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो इसे 3 से 4 टाइप 3-4 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग मान लें कि जो भी पेपर रहा होगा
वो अपने आप में 100% होगा, जो भी पेपर होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब इसमें ये कहा 75% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। अगर हम लोग मान ले 75% छात्र क्या हो रहे हैं, पास। अगर इसमें से 75% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, फेल कितना होंगे, 25% फेल। यही ना, अगर 100 में से इतना पास हो गए फिर इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25, यानी 25% छात्र क्या हो गए, फेल। अब करना क्या, आप सबसे पहले हमसे पूछा क्या, अनुत्तीर्ण ना, तो आप यहां से लिखें अनुत्तीर्ण। देखिए अगर ये 75% पास हो रहे हैं पहले प्रश्न पत्र में, 75% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, फेल कितना होंगे, 25% फेल। इतना क्लियर है। अब द्वितीय में देखिए कितना पास हो रहे हैं, 55% पास हो रहे हैं, 55% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगर 55% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें 55% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, 45% फेल। यही ना, पहले में इतना फेल हुए और दूसरे में इतना फेल हुए, जबकि ये कहा गया क्वेश्चन में दोनों मिलाकर 35% फेल हो रहे हैं। तो करना क्या, आपको इस फेल को इस फेल में से क्या करिए, घटा लीजिए। इस फेल को क्या करिए आप, इस फेल में से घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो तो मुझे कितना मिल जाएगा, 70 मिलेगा। 70 में से 35 घटा दो तो कितना मिलेगा, 35, कितना मिल जाएगा, 45। इन दोनों को जोड़ेंगे 70 मिल गया, 70 में से 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 35%। अर्थात हम बता सकते हैं कि कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, 35% छात्र फेल हुए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में भूगोल में 40%, इतिहास में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए। अब यहाँ पे कहा क्या, पहले में कितना 40% और दूसरे में 25% क्या हो रही है, अनुत्तीर्ण का कहा, ये अनुत्तीर्ण का जिक्र कहा गया। ठीक है, और दोनों मिलाकर कितने हो रही है, कितने हो रही है, 20%। आप यहाँ पे लिख लीजिए अनुत्तीर्ण। ठीक है, लोग सेम क्या करें, पीछे की तरफ सॉल्व करें। अब देखिए यहां से ये क्या दिया आपको, अनुत्तीर्ण दिया है, और ये भी क्या दिया है, अनुत्तीर्ण दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, पास दिया था, पास दिया था, ये भी पास दिया था। लेकिन इस बार ये क्या दिया, अनुत्तीर्ण ये भी है, अनुत्तीर्ण ये भी है। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्ट ही लिख लें, क्योंकि ये क्या दिया आपको, अनुत्तीर्ण दिया। अगर ये पास दिया रहता तो हम लोग 100 में से घटाते हैं, लेकिन ये खुद क्या दिया, अनुत्तीर्ण दिया, तो हम लोग डायरेक्ट लिख 40% और ये कितना है, 25%। और दोनों मिलाकर कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ये 20% हो रहे हैं। दोनों मिलाकर कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 20%। तो इस फेल को क्या करें, इसमें से घटा लें। अगर इसमें से घटाएंगे तो आपको शुद्ध रूप से पता चल जाएगा कि कुल कितने फेल हुए। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़कर जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 45%। यानी फेल कितने हुए दोनों मिलाकर, फेल कितने हुए दोनों मिलाकर, 45%। अगर दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 45% फेल हुए तो दोनों मिलाकर पास कितना होंगे, आप क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे। 100 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर आप 100 में से ये घटाएंगे फेल वालों की संख्या तो हमको क्या पता चले, पास कितने हुए, आपको ये पता चले 55% पास हुए। यानी उत्तीर्ण कितने हुए, 55% पास हुए। तो देखिए डी ऑप्शन किसका मैच करे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पूरा फिगर द्वारा बना के बताया है। ठीक है, अगर जिनको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी परसेंटेज की वीडियो के ऊपर आप जरूर से देख लें। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको पूरा फिगर द्वारा बना के पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में करिए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। गांव की जनसंख्या वृद्धि की दर 10% वार्षिक है। यानी जो गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, 10% के हिसाब से बढ़ रही प्रति वर्ष। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग 10% हर साल बढ़ रही है, यानी कि हर साल बढ़ रही 10% के वार्षिक हिसाब से वृद्धि। बताइए 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया, परसेंटेज चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ाया, फिगर द्वारा बना के पूरा समझाया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें।
सबसे पहले जो जनसंख्या दी गई आप यहां से लिखिए कि जो भी गांव की जनसंख्या ये अपने आप में क्या होगी 100% होगी कि नहीं होगी। अब इसमें हो क्या रहा है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, 10% की वृद्धि हो रही है। अगर ये 100% है, अगले साल बढ़कर ये कितना हो जाएगी, अगर इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा 110%, 110% हो जाएगा। अगर मैं ये प्रतिशत हटा दूं तो बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 100 और ये कट गया तो कितना मिल गया 11/10। इतना क्लियर है, 11/10। अब देखिए आपको करना कि ये प्रोसेस देखिए कितनी बार करना है आपको, अगर ये 3 साल बाद पूछा है तो इसको क्या करना आपको 3 बार इसमें लाके गुणा, 3 बार लाकर गुणा करना। अगर 2 साल बाद पूछता तो हम लोग क्या करते इसको 2 बार इसमें लाके गुणा करते हैं, लेकिन 3 बार पूछा है तो 3 बार हम लोग लाके गुणा करते। अगर 5 साल बाद पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 5 बार गुणा करते हैं, इसका हम लोग इसमें 5 बार गुणा करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया आपको क्या जाएगा आंसर, देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 11 11 गुणे 11 यानी 11 का क्यूब कितना होता है 13 31 होता है। अब 6 से गुणा कर लीजिए तो 6 कम 6 हो गया, 6 3 का 18 हो गया, 6 3 का 18 1 19, 6 कम 6 1 कितना हो गया 7। 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी। ये इसका आंसर है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है, इसमें आपसे ये पूछा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का कितना है विक्रय मूल्य का 3/2, तो पूछा क्या उसे लाभ हो रहा है क्या हानि, यानी हमको इसमें क्रय मूल्य नहीं पता है। क्रय मूल्य पता है क्या क्वेश्चन में, हमको नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है कि जो विक्रय मूल्य का कितना है, जो क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य कितना है 3/2। अगर हम लोग मान लें कि माना विक्रय मूल्य कितना 100 रुपया, माना विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अब इसका क्या करेगा, अगर आप इसका कितना निकाल देंगे 3/2 निकालेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। तो 100 का क्या करिए 3/2 निकालिए, ये 50 हो जाएगा, 50 और ये कितना मिलेगा 25 या 75। क्रय मूल्य हमको पता चलेगा कितना, ये 75। अब देखिए ये कर क्या, कोई वस्तु कितने रुपए में खरीद रहा है 75 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिया, तो इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 25 रुपए का। वही 25 रुपए का लाभ आपसे क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा। लाभ तो हो रहा है 25 रुपए का, लेकिन किसमें पूछा, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या फार्मूला होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और E2 क्या होता है 100। ये प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है। इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लाभ तो यहाँ पे है ही ऊपर, अब नीचे क्या करना है क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य कितना है 75 और इंटू 100, क्योंकि इसको यहां से डिवाइड कर दूं 25 या 75 और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा 33 से 1/3 बार में ये कट जाएगा। ये इसका आंसर है। उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 33 से 1/3% का लाभ। तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा। ये क्वेश्चन की यूपी टेट में पूछा गया 2017 में, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं क्या डेली, क्या यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन को डेली सॉल्व कर रहा हूं क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर आप लोग कहेंगे तो आपके कहने पे मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए यूपी टेट के सभी क्वेश्चनों को आपको चैप्टर वाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो चैप्टर पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या जो यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए।